आज हम पाकिस्तान का कितना मजाक उड़ाते हैं कि कैसे वो इतने गरीब हैं, आए दिन किसी न किसी से पैसे या हेल्प मांगते रहते हैं ताकि वो अपनी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था सुधार सकें। कैसा लगेगा ये सुन के अगर मैं ये कहूँ कि कुछ मामलों में एकदम सेम और कुछ मामलों में लगभग सेम हाल था हमारा एक टाइम पे। आज आप अपने आसपास जो भी देख रहे हो, फोन से लेके शर्ट तक और कार से लेके एरोप्लेन तक, सब सिर्फ एक फैसले की वजह से यहाँ है। एक ऐसा फैसला जो तब लिया गया था जब वर्ल्ड बैंक, IMF और US की कई कोशिशों और पैसों में की गई मदद के बावजूद हम कंगाली की राह पर खड़े थे। जब हमने चुपचाप बिना किसी को बताए इंडिया का 67,000 किलो सोना गिरवी रखा, जिसके बारे में लोगों को तब पता चला जब मुंबई एयरपोर्ट ले जा रही उस वैन में जिसमें सोना रखा था उसका टायर पंचर हो गया। पर इस सब के बावजूद हम ये फैसला तब लेने के लिए मजबूर हो गए जब हमारे पास सिर्फ 15 दिन का पैसा बचा था। 15 दिन बाद देश कंगाल हो जाता। तो क्या हाल है सबके, स्वागत है चिंपलों की नई सीरीज सरकारी मुद्दा के दूसरे एपिसोड में। एक ऐसी सीरीज जहां हम आजाद भारत में लिए गए एक सरकारी फैसले की गहराई समझते हैं। ऐसा फैसला जो सीधे सीधे आपके, मेरे और इस देश के पैसों से जुड़ा है। तो आज हम LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाले रिफॉर्म्स को अच्छे से समझेंगे जो 1991 में हुआ था। हम बात करेंगे कि हमने क्यों ये फैसला लिया, इस फैसले में क्या था, इस फैसले का तुरंत क्या असर हुआ और आज 2024 में इसका क्या असर है। बड़ी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, चलिए चिंपलोक में। तो क्या हुआ जानने के लिए क्यों हुआ जानना बहुत ज़रूरी है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे लीडर्स को कुछ फैसले लेने थे कि वो अपने देश का डिफेंस, वेलफेयर और इकोनॉमिक्स कैसे सेटअप करेंगे। उस समय पॉपुलरली दो तरीके की इकोनॉमी थी, एक कैपिटलिस्टिक यानी कि पूंजीवादी जैसे अमेरिका थी, और दूसरी सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी जैसे कि उस समय USSR, आज का रशिया, वो थी। दोनों को डिटेल में समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। शॉर्ट में ये कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में सरकार लोगों के सामने अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है जहाँ पे लोग अपने लिए प्रोफेशन, बिजनेस खुद सेटअप करते हैं और सरकार उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट करती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में सारा कंट्रोल सरकार के पास होता है, सारी कंपनी सरकार चलाती है, सारा वेलफेयर सरकार करती है, सारी जॉब सरकार देती है। तो इंडिया के लीडर्स ने ये डिसाइड किया कि हम दोनों चूज करेंगे, हम मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करेंगे। अब अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो ये दोनों इकोनॉमिक मॉडल बिल्कुल अपोजिट हैं। तो दोनों को साथ में रख के डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं वो मुझे नहीं पता, और शायद उस समय की गवर्नमेंट्स को भी नहीं, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी बोल के सारे डिसीजंस सोशलिस्ट इकोनॉमी वाले लिए गए थे। आगे सुनो। तो इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो करते हुए बहुत सारी नई सरकारी कंपनीज खुलती हैं, नई सरकारी जॉब्स आती हैं, किसानों का जितना भी उत्पादन होता है सब सरकार खरीदने लगती है। पर ये मॉडल इतना काम कर नहीं रहा था क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। तो उस समय सरकार के पास 3 तरीके से पैसा आ रहा था, एक टैक्सेस से, दूसरा एक्सपोर्ट से और तीसरा लोन या एड के रूप में। इसमें से 2 तरीके ऑलमोस्ट यूजलेस थे क्योंकि जब मेजॉरिटी ऑडियंस आपकी सरकारी एम्प्लॉई है और सरकारी एम्प्लॉइज को बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है तो टैक्स भी कम आएगा। और एक्सपोर्ट की बात करें तो जब प्राइवेट कंपनीज नहीं होंगी, प्राइवेट लोग एक्सपोर्ट कर नहीं रहे होंगे तो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होगा नहीं, तो उससे पैसा नहीं आएगा। आपको जान के शायद शौक लगेगा कि 1950 से 1971 तक हमें 50 मिलियन टन की गेहूं की एड मिली है। एड यानी हेल्प, खरीदा भी नहीं है हमने। 1960s में हमारे PM लाल बहादुर शास्त्री जी ने बहुत कोशिश की कि कैसे वो इकोनॉमी का मॉडल बदल सकें, चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जा सकें। पर उनके देहांत के बाद जो अगली गवर्नमेंट बनी उसने चीज़ों को वापस पहले जैसा कर दिया था, या फिर और बुरा कर दिया था, क्योंकि अगली कई गवर्नमेंट्स ने लार्ज स्केल नेशनलाइजेशन कर दिया। नेशनलाइजेशन का मतलब है जो चीज़ें प्राइवेट थी उन्हें भी सरकार के अंडर ले लिया। देख रहे हो ना मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल कैसे फॉलो होता है। प्रॉब्लम ये थी कि देश में लोग पैसा नहीं कमा पा रहे थे और उसका रीज़न ये था कि अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिल नहीं रही थी, सब कुछ सरकार अपने पास रख रही थी। इनफैक्ट बिजनेस करने में और मुश्किलें ऐड की गई जब एक लाइसेंस राज स्टैब्लिश किया गया। लाइसेंस राज क्या है कि आपको कुछ भी करना है, कोई बिजनेस करना है, कोई प्रोफेशन करना है, आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। आज भी है पर आज ज़्यादातर चीज़ों के लिए नहीं है। इसका मतलब कि अगर देश के लोगों को पैसा कमाना था तो सरकारी नौकरी के अलावा ऑप्शंस ना के बराबर थे, और इससे हो ये रहा था कि लोग पैसा नहीं कमा पा रहे थे, और लोग पैसा नहीं कमा पा रहे थे तो सरकार पैसा नहीं कमा पा रही थी, क्योंकि ना तो टैक्सेस से पैसा जा रहा था, ना लोग कुछ खरीद रहे थे जिससे सरकार के पास पैसा जाए। इन सारी सिचुएशंस के बीच में जो देश चल पा रहा था वो कुछ गिनी चुनी सरकारी कंपनीज और बाहर से लिए गए लोन के ऊपर चल पा रहा था। 1990s आते आते इंडिया की हालत काफ़ी ख़राब होने लगी। इंडिया अपने लोन की पेमेंट्स तक नहीं कर पा रहा था। उस समय हमने IMF से कहा कि हमारा पुराना लोन तो छोड़ो,
अभी हमसे गोल्ड लेके हमें कुछ और पैसा दे दो एज इमरजेंसी लोन। IMF जिनको नहीं पता, दुनिया की सबसे बड़ी बॉडी है जो पैसा रेगुलेट करती है पूरी दुनिया में। हमने 67,000 किलो सोना IMF के पास गिरवी रखा क्योंकि हमारे पास देश चलाने तक के पैसे नहीं थे, और क्योंकि इलेक्शंस आ रहे थे तो लोगों को बताया नहीं गया था इस बारे में। लोगों को तब पता चला जब ये सारा सोना ले जा रही वैन का मुंबई एयरपोर्ट के रास्ते में टायर पंचर हो गया। 1991 के जुलाई के अराउंड ये हाल हो गया था कि सिर्फ 15 दिन के पैसे बचे थे। 15 दिन बाद हमारा देश कंगाल हो जाता, हमारे देश में कुछ पैसा नहीं बचता कुछ भी खरीदने के लिए। तब हमारे पूर्व RBI गवर्नर लेजेंडरी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया और उन्हें खुली छूट दी गई कि जो करना है करो, बस देश बचा लो। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 24 जुलाई 1991 को 3 रिफॉर्म्स किए इंडिया में। पहला, लिबरलाइजेशन, यानी कि देश की ज्यादातर चीजों में से सरकार का कंट्रोल कम किया गया। लोगों को छूट दी गई कि अब तुम्हें लाइसेंस की जरूरत नहीं है, तुम सिंपल एक रजिस्ट्रेशन करो और अपनी कंपनी चलाओ, जैसे चलानी है वैसे चलाओ। बैंक्स को छूट दी गई कि आपको जैसे अपने काम करने हैं वैसे करो, जितना इंटरेस्ट लेना है उतना लो। इंडिया के हर आदमी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी लेने लायक बनाया गया कि अगर उसे नौकरी नहीं करनी, वो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है तो आसानी से कर सके। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन। 17 ऐसे सेक्टर थे जिसमें सरकार के अलावा कोई कंपनी आ ही नहीं सकती थी। सरकार ने 17 में से 13 सेक्टर्स को प्राइवेटाइज किया, जहां पे अब नई कंपनीज खुल सकती थी। जो 4 सेक्टर जिसमें सरकार की डोमिनेंस अभी भी बनी थी वो थे डिफेंस, रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी और माइनिंग। उसके ऊपर से सरकार ने सरकारी कंपनीज का 20% डिसइन्वेस्ट कर दिया, यानी कि उसे प्राइवेट हाथों में दे दिया। IPO ले आए, स्टॉक मार्केट में ले आए, आजकल की भाषा में बोलूं तो बेच दिया। उस समय 31 कंपनीज को डिसइन्वेस्ट किया गया और सरकार के पास 3000 करोड़ रुपए आए, उस समय के 3000 करोड़। अब ये सारी कंपनी स्टॉक मार्केट में आ चुकी थी। और तीसरा रिफॉर्म, ग्लोबलाइजेशन। इस डिसीजन से इंडिया ने अपने दरवाजे खोले ताकि बाहर की कंपनीज इंडिया में आके अपना ऑफिस, अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सकें, और इंडिया के लोगों को अपॉर्चुनिटी दी कि आप अपना प्रोडक्ट दुनिया भर में बेच सकते हो, आप दूसरे कंट्रीज में अपना ऑफिस खोल सकते हो, अपनी फैक्ट्री खोल सकते हो। उस समय एक बहुत अच्छी चीज सरकार ने यह भी की कि एक शर्त रखी कि अगर आपको इंडिया में अपना बिजनेस करना है तो इंडिया की किसी एक सिमिलर कंपनी के साथ टाई अप करना पड़ेगा और तो ही आप बिजनेस कर पाओगे। तब हमने देखा कि बाहर की होंडा कंपनी इंडिया की हीरो कंपनी के साथ टाई अप करके हीरो होंडा बनाती है, बाहर की सुजुकी इंडिया की मारुति के साथ टाई अप करके मारुति सुजुकी बनाती है। आज ये रूल खत्म हो चुका है और बाहर की कंपनीज पूरी तरह इंडिया में अपना ऑफिस बना सकती है, उनको टाई अप की जरूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट मल्टीपल्स में ग्रो होने लगे, रातों रात बहुत सारी कंपनीज इंडिया में आने लगी, अपना ऑफिस, अपनी फैक्ट्री सेटअप करने लगी। इंडिया अपनी IT सर्विसेज बेचने लगा पूरी दुनिया को। बहुत सारी टेक कंपनीज ने मल्टीपल्स में ग्रोथ की। यही वो टाइम था जहां पे इंडिया का सबसे पॉपुलर प्रोफेशन इंजीनियर्स बन गया, क्योंकि डिमांड ही इतनी ज्यादा, इतनी अचानक से आ गई। भारत का कर्ज कम होने लगा, टैक्स कलेक्शन बढ़ने लगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ने लगे। पर इसमें कुछ प्रॉब्लम भी थी क्या? इसमें प्रॉब्लम सिर्फ एक थी कि ये इतना देर से लाया गया कि चाइना हमसे आगे हो गया। हमने LPG रिफॉर्म्स लाए क्योंकि वो हमारी मजबूरी बन गई थी, ना लाते तो देश कंगाल हो जाता। पर प्रॉब्लम ये थी कि ये हमें कई दशकों पहले कर देना चाहिए था। ये एक पूरा शिफ्ट था इंडियन इकोनॉमी में। शुरुआत में लिया गया मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल एक फेलियर था, और ये नया मॉडल आज हर तरह से काम आ रहा है। आप अपने आसपास जो भी देख रहे हो सब इस दिन की, इस डिसीजन की देन है। रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, शर्ट्स, मोबाइल, लैपटॉप, सब कुछ आज हो रहा है इंडिया में सिर्फ इस डिसीजन की बदौलत। हम सरकारी कंपनीज को डिसइन्वेस्ट कर पा रहे हैं इस डिसीजन की बदौलत। आज इंडिया में बिजनेस करना काफ़ी आसान है। आपको कोई लाइसेंस के लिए अप्लाई करते नहीं बैठना। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, एक दिन में कंपनी रजिस्टर होती है। इस डिसीजन की वजह से आज हम इतने इक्विप हो पाए हैं कि UPI जैसी टेक्नोलॉजी आज हम दुनिया के बड़े बड़े देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा सिर्फ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, इनकम टैक्स जैसे, पिछले साल 13 लाख करोड़ का था। और शॉर्ट में बोलूँ तो आज आपकी जेब में अगर पैसे हैं तो सिर्फ इस डिसीजन की बदौलत। तो यार ये थी पूरी कहानी LPG रिफॉर्म्स की। ये नई सीरीज़ कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो अभी थोड़ी देर में यहाँ पे आ जाएगा, देख लेना। मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हो, ये रहे, और सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं। और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।